हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इस तरह का कई क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं समरूपता का। जैसे मान लीजिए कि कोई दो त्रिभुज अगर समरूप है, जैसे एक त्रिभुज है हमारा ABC, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। अगर यह दोनों त्रिभुज समरूप है PQR, अगर यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप कहने का मतलब कि अगर दो त्रिभुज, यह समरूपता का चिन्ह है, अगर दो त्रिभुज दिखने में बिल्कुल एक जैसा हो, आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है, बट दिखने में बिल्कुल एक जैसा हो, तो वह कहलाता है समरूप त्रिभुज। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो फिर उसके संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। अब संगत भुजा किसको बोलेंगे? तो इस त्रिभुज में देखिए, AB का संगत भुजा इस त्रिभुज में क्या होगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, AB जिस स्थान पे है PQ भी उसी स्थान पे है, तो AB का संगत भुजा PQ हो जाएगा। तो हम इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो कैसे अनुपात निकालेंगे, AB बट्टा PQ, यही तो इसका अनुपात हुआ। ठीक है, आगे चलिए। उसी तरीके से अगर हम AC का संगत भुजा आपसे पूछे तो AC का संगत भुजा इस त्रिभुज में क्या होगा, PR होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका AC बट्टा PR, यही तो होगा इसका अनुपात। उसी तरीके से एक साइड और आपका बचा है, इस भुजा का संगत भुजा देखिए क्या होगा, इस त्रिभुज में BC का संगत भुजा यहाँ पे QR होगा, यानी BC बट्टा QR, यही तो होगा इसके संगत भुजा का अनुपात। और संगत भुजा का जो अनुपात होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, संगत भुजा बराबर नहीं होता है, संगत भुजा का अनुपात जो होता है वह आपस में बराबर होता है। मतलब इतना AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर BC बट्टा QR होगा। जैसे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आप समझिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z, और यहाँ पे हम लिखते हैं A, यहाँ पे लिखते हैं B, यहाँ पे लिखते हैं C, तो x बट्टा, गौर से देखिएगा, x बट्टा a, क्या लिखेंगे हम, x बट्टा a, संगत भुजा का क्या हुआ, अनुपात। उसी तरीके से यहाँ y है, यहाँ पे क्या है, b है, तो हम लिखेंगे y बट्टा b, और यहाँ पे क्या है, z, और इधर क्या है, c है, तो z बट्टा c, यह क्या होगा, यह आपका आपस में बराबर होगा। यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह आपका आपस में क्या होता है, वह आपका आपस में बराबर होता है। अब इससे देखिए, जो आपका यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है वह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या करता है आपका कि यहाँ पे जो आपका रिलेशन दे रखा है, इन तीनों में से किसी दो को हम बराबर कर सकते हैं। जैसे AB बट्टा PQ के बराबर में हम इसको भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसके बराबर में, तीनों आपस में बराबर है, तो इसके बराबर में हम इसको भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके बराबर में इन दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें किसका मान दिया है और किसका मान निकालना है, उसके अनुसार हम लोग इसको बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि AB का मान दिया है, PQ का मान दिया है, AC का मान दिया है और PR का मान पूछा है, फिर हम क्या करेंगे, AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR करेंगे, क्योंकि इन दोनों का मान दिया है और इसमें से एक का मान पूछा है, तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे। अगर क्वेश्चन में AB PQ दोनों का मान दिया है और इस दोनों में से किसी एक का मान देकर के दूसरा का मान पूछा है, फिर हम क्या करेंगे, हम इस दोनों को बराबर करेंगे। जैसे यह आपका पूरी तरह से डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, कि डाटा जो देगा उसके अनुसार हम बराबर कर सकते हैं। हालांकि यह तीनों रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कब? जब दो त्रिभुज आपका समरूप होगा। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, किसी त्रिभुज ABC में, चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। एक त्रिभुज हम बना लिए ABC, ठीक है, चलिए यह हो गया हमारा त्रिभुज ABC। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है भुजा AB और AC पर बिंदु D और E है। D और E कहाँ पे है, D और E जो है वह भुजा
ए बी और ए सी पर है, मतलब एक जो है ए बी पर है और दूसरा जो है वह कहाँ पे है, ए सी पे है। यहाँ पे कौन सा बिंदु है, डी, और यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ई। अब यह डी ई इस प्रकार से है कि डी ई बी सी के समानांतर, डी क्या है, बी सी के समानांतर, तो यही बी सी है, इसके समानांतर डी ई, यानी जब डी से ई को मिलाइएगा तो यह किसके समानांतर हो जाएगा, यह आपका बी सी के समानांतर हो जाएगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे चलिए, अब आगे क्या बोला है, समानांतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच का दूरी हमेशा क्या होगा, समान होगा। आगे AD बट्टा BD का मान 3/5, यानी AD का वैल्यू 3 और BD का वैल्यू 5। AD का वैल्यू कितना है, 3, और BD का वैल्यू कितना है, 5। आगे चलिए, अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि AC का वैल्यू 4 है तो AE का मान बताइए। AC का पूरा यहां से यहां तक का वैल्यू कितना दे रखा है सर, AC का वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें बताना है AE का वैल्यू, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x, जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई दूसरा भुजा खींचा जाए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए यह कोई त्रिभुज है, अब अगर इसके समानांतर कोई भुजा खींचेंगे उस केस में यह जो छोटा वाला त्रिभुज होगा वह इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का रेशियो क्या होगा, संगत भुजा का रेशियो आपका बराबर होगा। तो इस त्रिभुज को गौर से देखिए, यहाँ पे जो एक छोटा वाला त्रिभुज है ना आपका, ठीक है, एक छोटा वाला जो त्रिभुज है ADE, यह किसके समानांतर होगा, यह बड़े वाले त्रिभुज के समानांतर होगा, समरूप होगा। अब समरूप होने का मतलब संगत भुजा का रेशियो, तो इसमें देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में AD का संगत भुजा बड़ा वाला में कौन सा होगा सर, AD का संगत भुजा बड़ा वाला में AB हो जाएगा, तो AD बट्टा AB। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें AE का संगत भुजा कौन सा होगा सर, AE का संगत भुजा हो जाएगा आपका AC। यह क्या होगा, यह आपका आपस में बराबर होगा। इसके अलावा अगर छोटा वाला में हम D लेते हैं तो D का संगत क्या होगा, BC, तो DE बट्टा BC भी आपस में क्या होगा, D बट्टा BC भी आपस में बराबर होगा। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे कि किसी दो को ही आपस में बराबर करेंगे, तभी तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल पाएंगे। D बट्टा BC भी आपस में बराबर होगा, लेकिन ना तो क्वेश्चन में D का वैल्यू दिया है, D और BC में से किसी का वैल्यू दिया है और नहीं पूछा है, तो इसको हम बराबर नहीं करेंगे। इसको बराबर कब करते, जब D और BC में से किसी का भी वैल्यू या तो देता या फिर पूछता, ठीक है। हालांकि तीनों आपस में क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। संगत भुजा का रेशियो आपस में बराबर होता है। अगर इस त्रिभुज को अगर हम अलग ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम त्रिभुज ADE इस प्रकार से अलग ले लेते हैं और त्रिभुज ABC इस प्रकार से अलग ले लेते हैं, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं AD बट्टा AB, हाँ सर लिखा जा सकता है, AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन को सोल्व करिए। AD का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 3 बट्टा AB का वैल्यू A से लेकर के B तक का वैल्यू 3 और 5 8 हो जाएगा, बराबर देख लीजिए इसका वैल्यू 5 इसका वैल्यू 3, तो A से लेकर के B तक का वैल्यू 8 बराबर AE का वैल्यू कितना है x, और बट्टा AC का वैल्यू कितना है AC, इसका वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखा है। क्वेश्चन को सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा, नीचे से नीचे वाला कैंसिल, 4 दूना 8, 3/2, यही वैल्यू किसका होगा, x का, 3/2 मतलब कि 1.5, यही x का वैल्यू, x किसको माने थे, जिसका मान हम लोगों से पूछा गया था। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरी से रिलेटेड हम लोग करेंगे, लेकिन आगे देखेंगे, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला यह गया है कि दो समरूप त्रिभुज PQR और XYZ, दो त्रिभुज समरूप है, एक तो है PQR और एक है XYZ। चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे PQR, और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा वह क्या है, XYZ है। एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, क्योंकि परिमाप जो है वह आपका कम और ज़्यादा है। देखिएगा यहाँ पे यह दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है, यह दोनों समरूप है। आगे इसका परिमाप 48 और 24, PQR का परिमाप कितना है 48 और XYZ का परिमाप कितना है 24 है। आगे आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में, XY का वैल्यू 12, XY इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इसके अलावा PQ का लंबाई पूछा है, इसका माप हम लोगों से पूछा है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या होता है समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। अब केवल संगत भुजा का रेशियो बराबर नहीं होता है, संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है संगत ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई बट्टा इसका ऊंचाई भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, इस दोनों के ऊंचाई का अनुपात भी बराबर होगा। इसके अलावा दोनों के परिमाप का
अनुपात भी बराबर होगा। सिर्फ क्षेत्रफल का अनुपात जब निकालना होगा तो भुजा के अनुपात का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि संगत भुजा का जो अनुपात है, जैसे P से Q तक का वैल्यू क्या है, x है, इसको हम x मान लिए, ठीक है, इसका मान पूछा है PQ का x मान लिए। और इसका संगत भुजा कौन है इस तरफ, 12, तो x/12, ठीक है। x के जगह के बदले कोई और वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x के बदले कोई और वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि x ऑलरेडी त्रिभुज का एक भुजा है। चलिए इसको PQ भी रहने दीजिए, तो PQ बट्टा इस त्रिभुज का संगत भुजा क्या है, 12, बराबर इसका परिमाप कितना है, 48, और बट्टा इसका परिमाप कितना है आपका, 24। दोनों के परिमाप का भी अनुपात क्या होगा, दोनों के परिमाप का जो अनुपात होगा, दोनों के परिमाप का यही अनुपात है, वह इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात उसके परिमाप का भी होगा। तो PQ बट्टा 12 यह हो गया इसके संगत भुजा का अनुपात, यही क्या होगा, यह 48 बट्टा 24 के बराबर होगा। हम इसके बराबर में QR बट्टा YZ भी लिख सकते हैं, PR बट्टा XZ भी लिख सकते हैं, लेकिन उन सबों में से किसी का वैल्यू हमें निकालना नहीं है। आगे सोल्व करिए इसको, देखिएगा 24 से काटेंगे, 24 दूना 48, PQ का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, 24। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। PQ का माप क्या होगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प C, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है नीचे दिए गए त्रिभुज KMN में PQ MN के समानांतर है। PQ जो है वह इसके समानांतर है, मतलब यह दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। आगे KP बट्टा PM, KP का वैल्यू 4 और PM का वैल्यू कितना है, PM का वैल्यू 13 है, 13 दे रखा है। KN का वैल्यू, KN पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू 20 दशमलव कितना है, 20.4 है। हमें क्या बताना है, KQ का वैल्यू। अब गौर से देखिए, जैसे ही आधार के समानांतर कोई रेखा इस तरह से खींचेंगे वैसे ही क्या होगा, यह जो छोटा वाला त्रिभुज है वह बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का रेशियो बराबर होगा, यानी इसमें KP का संगत भुजा क्या हो जाएगा, KP का संगत भुजा KM हो जाएगा बड़ा वाला में, और इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, KQ। KQ का संगत भुजा क्या होगा, KN होगा, यह आपस में बराबर होगा। अगर यह दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का रेशियो बराबर, छोटका त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप है तो इस त्रिभुज का संगत भुजा, इसका KP का संगत भुजा क्या होगा, KM, तो KP बट्टा KM बराबर। उसी तरह से KQ का संगत क्या होगा, KN, तो संगत भुजा का रेशियो यानी KQ बट्टा KN बराबर KP बट्टा क्या लिखेंगे, KM। उसी तरह से PQ बट्टा क्या लिख सकते हैं, MN, लेकिन PQ का ना तो मान दिया है और ना ही मान पूछा है तो उसको कंपेरिजन में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। KP का वैल्यू कितना है, देख लीजिए 4 है, बट्टा KM यहाँ से यहाँ तक 4 और 13 17 बराबर। आगे देखिए KQ का वैल्यू हम लोगों से पूछा है, इसको x मान लेते हैं, बराबर KN का वैल्यू कितना है, 20.4 है। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 17 से काटिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट 3 बचेगा, 17 दूना 34, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 चौके 48 यानी कि 4.8। यही वैल्यू किसका हो जाएगा, x का। x किसको माने थे, जिसका मान पूछा गया था, KQ का मान पूछा गया था, इसी को हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 4.8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बुलाया गया है कि बिंदु ABC केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है, ठीक है। एंगल ACB बराबर 46.5 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड AB पर बने एंगल AOB की माप ज्ञात कीजिए। O केंद्र है, गौर से देखिएगा, यहाँ पे कोई आपका सर्किल है जिसका केंद्र क्या है, O है। अब यहाँ पे जो बनने वाला कोण है इसका माप हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बना है इसका माप हम लोगों से क्या है, पूछा गया है। और AB और C, यह आपका AB है, और यहाँ पे आपका कोई एक एंगल बना है जिसका नाम क्या दे रखा है, जिसका नाम दिया है यहाँ पे C, ठीक है। AB और C केंद्र O पर स्थित एक बिंदु है। अगर एंगल ACB बराबर 46.5, ACB यानी इस वाले एंगल का वैल्यू कितना है, इस वाले एंगल का वैल्यू है 46.5 डिग्री। और हमें क्या बताना है, AB पर बने एंगल AOB, इस वाले एंगल का मान बताना है। तो गौर से देखिएगा, किसी भी चाप के द्वारा, कोई भी जो चाप है ना, जैसे यहाँ पे चाप AB है, इसी के द्वारा एक कोण केंद्र बिंदु पर बना है और इसी के द्वारा एक कोण आपका कहाँ पे बना है, परिधि पे बना है। तो केंद्र बिंदु पे बनने वाला जो कोण होता है ना, वह परिधि पे बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो केवल इसको 2 गुना करिए, 46 का 2 गुना 92 होगा, 0.5 का 2 गुना 1 यानी 93 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होता है, किसी भी चाप के द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना
केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण होता है। तो अगर इस कोण का माप देगा, इसको 2 गुना करेंगे, यहाँ वाले कोण का माप निकलेगा। और अगर इस कोण का माप देकर के इसका माप पूछता तो इस कोण का आधा करेंगे तो यहाँ वाले कोण का माप निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाला 2 समानांतर जीवा है। दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई सर्किल है, अब 2 जीवा है इसमें, ठीक है। एक जीवा आपका हम ऊपर बना लेते हैं, दूसरा जीवा हम नीचे बना लेते हैं। और दोनों जीवा के बारे में क्या बोला है? केंद्र के विपरीत दिशा में। देखिए इस डाटा को जोड़ देखिएगा, कहाँ पे है? दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में। जीवा किसको बोलेंगे? परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा। इसका नाम क्या दिया है? एक्स वाई और पी क्यू। तो ऊपर वाले को हम एक्स वाई ले लेते हैं और नीचे वाले को हम पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए दोनों जीवाओं का यहाँ पे ना लंबाई दे रखा है। एक जीवा का लंबाई कितना है? 12 और दूसरे जीवा का लंबाई कितना है? 16। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है जीवाओं के बीच की दूरी। देखिए इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा, यही बताना है। दूरी यानी कि लंब दूरी। तरीका क्या होता है जीवाओं के बीच की दूरी निकालने का? जीवाओं के बीच की दूरी निकालने का तरीका होता है दोनों जीवाओं को जोड़ करके आप 2 से भाग कर लीजिए, बस। जीवाओं के बीच की दूरी निकालने का तरीका क्या होगा? दोनों जीवाओं को जोड़िए और भाग करिए 2 से। 12 और 16 28/2 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी जीवाओं के बीच का दूरी आपको निकालना होगा तो करना क्या है? दोनों जीवा को जोड़ करके भाग करना है 2 से। ऐसा तब करना है जब दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में हो। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया एक्स वाई और इसके जस्ट ऊपर जो है, जस्ट ऊपर कौन है? पी क्यू। दोनों समानांतर है और दोनों जीवा इस बार क्या है? केंद्र के एक ही तरफ है। तो जब दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ हो तब इसके बीच का जो लंबवत दूरी होगा वह कम होगा इसके कंपैरिजन में। जब केंद्र के विपरीत दिशा में होगा तो इसके बीच का दूरी ज़्यादा होगा और जब दोनों केंद्र के एक ही तरफ होगा तो इसके बीच का दूरी कम होगा। तो अब इस केस में हम लोग इसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे? तो बड़ी जीवा में से छोटी जीवा को घटाइए, मतलब दोनों जीवा के अंतर में भाग करेंगे 2 से। तो 16 - 12 4/2 कितना होगा? 2। यानी दोनों जीवाओं के बीच का दूरी कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीवाओं के बीच की दूरी अगर निकालना होगा तो जीवाओं को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे या फिर घटा करके 2 से भाग करेंगे। जोड़ करके 2 से भाग तब करेंगे जब दोनों जीवा जो है वह केंद्र के विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा तो ज़्यादा दूरी होगा, तो जोड़ के 2 से भाग। और हम लोग घटा करके दोनों जीवाओं के अंतर में 2 से भाग तब करेंगे जब आपका दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए क्या है, दी गई आकृति में यदि PB बराबर 20, ठीक है, PB का वैल्यू 20 दे रखा है, OA बराबर 15, OA कहने का मतलब कि केंद्र बिंदु से परिधि, तो यह तो आपका त्रिज्या हो गया। तो यह आपका 15 है तो यह भी कितना हो जाएगा? यह भी आपका 15 हो जाएगा। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे सब त्रिज्या, और त्रिज्या कहीं से भी बनाएंगे वह तो समान ही होगा। आगे तो वृत्त और बिंदु P के बीच की दूरी। देखिए वृत्त यानी न्यूनतम दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बताना है। इसी का माप हमें इस क्वेश्चन में बताना है। क्या बताना है? हमें बताना है वृत्त और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी तो यहीं से निकलेगा, यही इसी दूरी को हमें बताना है। गौर से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहली चीज यहाँ पे गौर से देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण। और इस रेखा को हम ऐसे कंप्लीट पूरा कर दिए। गौर से इस वाले पार्ट को देखिएगा। यहाँ पे वैसे भी यह स्पर्श रेखा है। PB क्या है? स्पर्श रेखा है। जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करता हो वह स्पर्श रेखा है। और केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श को मिलाइएगा तो ये हमेशा समकोण पे मिलता है। तो इसका माप कितना है? इसका माप आपका 15 है, क्योंकि जो माप इसका होगा वही माप इसका होगा, 15 है। आगे चलिए, इस वाले भुजा का माप कितना है? इस वाले भुजा का माप 20 है। क्या हम इसका माप निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए इस त्रिभुज में, यह त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज को हमने घेरा है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण, किसी भी त्रिभुज का अगर कोई एक कोण 90 डिग्री तो वह समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तो कर्ण हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो करेंगे। तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 225 625, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। यानी इस भुजा का माप जो होगा वह 25 होगा। तो O से लेकर के P तक का दूरी कितना हो गया? O से लेकर के P तक का दूरी हो गया आपका 25। कैसे निकाले देख लीजिए, यह 15 है, यह आपका 20 है, तो यह तो 25 होगा। अब आगे देखिए, यह पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 25।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप कितना होगा, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या है तो यह कितना है, या तो 15, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, यह भी केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या 15। तो अगर यह 15 है और यह पूरा 25 है तो इस वाले भाग का माप क्या होगा, 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगा। तो हमें बताना था वृत्त से बिंदु P से वृत्त की दूरी, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा होगा 10। न्यूनतम दूरी बताना था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का माप, तो यह कितना होगा 10, पूरा 25 है, यह 15 है तो यह आपका 10 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दिए गए वृत्त में व्यास AB, अच्छा चलिए AB जो है वह व्यास है, मतलब यह कहाँ से होकर गुजर रहा होगा, केंद्र बिंदु से होकर के गुजर रहा होगा। AB क्या है, व्यास है, ठीक है। आगे चलिए, AB को बढ़ी हुई जीवा CD, अच्छा दो जीवा है यहाँ पे, एक CD है और एक AB, यह भी आपका व्यास भी क्या होता है, एक जीवा ही होता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, बढ़ाया जाता है। यदि AP, CD और DP रेखाखंडों की लंबाई क्रमशः 18, 3 और 9 है। देखिए किसका किसका लंबाई दिया है, सबसे पहले AP का लंबाई यहाँ पे दिया है 18, ठीक है। उसके बाद देखिए CD का लंबाई कितना दिया है, CD का लंबाई यहाँ पे दे रखा है आपका 3, और इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा जो DP है उसका लंबाई कितना होगा, 9 दे रखा है। चलिए सभी वैल्यू को रख लेते हैं। AP का वैल्यू है 18, AP यानी A से लेकर के P तक की दूरी कितना है, 18, पूरा यह दूरी आपका 18 है। चलिए इस वैल्यू को बाद में पुट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी यहाँ पे देखिएगा अलग से, जैसे कोई सर्किल है और दो जीवा बाह्य रूप से इस तरीके से अगर मिलता हो, मान लीजिए कि एक जीवा है AB और दूसरा जीवा है CD, और यह बाहर में कहाँ मिलता है, E पे मिलता है। उस केस में क्या होता है कि A से लेकर के E तक का, केवल इस जीवा में चलिए, AE गुने इसके जो बाहर वाला पार्ट है इसका गुणनफल BE, देखिए क्या क्या लिए हैं, बड़का, ध्यान से समझिएगा, बड़का गुने छोटका, इससे याद रहेगा वैल्यू। A से लेकर के कहाँ तक, E तक, यह बड़का हो गया इसमें। अब छोटका में इसको शामिल नहीं करना है, बाहर वाले को, तो क्या होगा BE बराबर वही काम इस जीवा के साथ करिए, बड़का यानी C से लेकर के कहाँ तक, C से लेकर के E तक, गुना छोटका, छोटका का मतलब अंदर वाला नहीं बाहर वाला को शामिल करना है, यानी DE के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जब भी दो जीवा एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले तो बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। ओके चलिए अब बड़का गुने छोटका करिए इसमें। यहाँ पे बड़का कहने का मतलब C से लेकर के कहाँ तक, P तक, तो CP गुना आगे चलिए, आगे क्या है आपका बड़का, छोटका में क्या लिखेंगे DP, तो CP गुना DP बराबर वही चीज इस जीवा के साथ AP गुना क्या लिखेंगे, AP गुना BP लिखेंगे। बड़का गुने छोटका, इस जीवा में बड़का कौन होगा, C से P तक, छोटका DP, तो CP गुना DP बराबर, इसमें बड़का कौन है AP और छोटका कौन होगा BP, तो AP गुना BP के बराबर। अब वैल्यू देखिए किसका किसका दिया है, क्या इस क्वेश्चन में CP का वैल्यू दिया है, CP यहाँ पे देखिएगा AP का वैल्यू आपका दे रखा है, देखिए AP का वैल्यू कितना दे रखा है 18, तो A से लेकर के P तक का वैल्यू आपका 18, तो यहाँ पे हम लिख दिए AP के जगह 18 गुना, आगे चलिए AP का वैल्यू हो गया। CD का वैल्यू, CD और DP, CD का वैल्यू और DP का वैल्यू कितना है 3 और 9, CD का वैल्यू 3 और DP का वैल्यू 9, तो CP का वैल्यू 3 और 9 कितना होगा 12, तो CP के जगह क्या लिखेंगे, CP के जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। CP के जगह हम लिखेंगे 12 इंटू DP का वैल्यू कितना है 9 बराबर AP का वैल्यू 18 गुना BP का मान हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, BP का मान हमें इस क्वेश्चन में, अच्छा चलिए BP का मान बाद में हम लोग देखेंगे, BP जिसका मान मतलब वृत्त की त्रिज्या बताना है तो त्रिज्या हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले BP का मान निकाल लेते हैं। सोल्व करिए इसको, काटेंगे 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 6 जो है किसका वैल्यू हो गया, 6 वैल्यू आपका BP का हो गया, ठीक है। BP का वैल्यू आपका 6 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा AP का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा था, AP यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे रखा था 18, और इसका जो वैल्यू है हम लोग BP का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, देख लीजिए 6 निकाले हैं, तो यह वाला पार्ट 6 है, मतलब यह जो पार्ट होगा वह 12 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 12, और यह क्या है वृत्त का व्यास है, AB के बारे में बोला है वृत्त का व्यास, तो व्यास अगर 12 है तो वृत्त के त्रिज्या का लंबाई कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, तो विकल्प D जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को, फिर से देखिएगा। सबसे पहले जिसका मान दे रखा है उसको हम रख लेते हैं, देखिए यहाँ पे AP का मान दे रखा है 18, AP पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना है
यह आपका 18 हो गया। ठीक है, आगे चलिए। CD का वैल्यू कितना है 3, तो CD के जगह 3 रख दिए। इसके अलावा DP का वैल्यू कितना है, DP का वैल्यू आपका 9 है। अब चलिए बड़का गुने छोटका करिए, तो बड़का अगर हम इस जीवा की बात करें तो बड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 3 और 9 कितना 12, बराबर बड़का गुने छोटका, छोटका का मतलब बाहर वाला, DP कितना हो जाएगा 9, बराबर जो काम आप इसमें किए हैं वही काम इसमें करिए। बड़का A से लेकर के P तक कितना है 18, गुना छोटका, छोटका का मतलब क्या होगा BP, तो BP का वैल्यू निकाल लीजिए। 108 18 से काटेंगे इधर क्या होगा 6 होगा, तो BP का वैल्यू 6 आया। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 6, यह पूरा 18 है तो यह वैल्यू क्या होगा 12, और AB क्या है व्यास, तो व्यास 12 आ गया, तो त्रिज्या क्या होगा व्यास का आधा होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला यह गया है कि एक अर्धवृत्त में A और C व्यास के सिरों को इंगित करता है और B अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, तो कोण ABC का मान क्या होगा। जैसे देखिए कोई अर्धवृत्त इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, चलिए A और B किसको इंगित करता है, सिरों को इंगित करता है। इसके अलावा C जो है व्यास के सिरों, A और C व्यास के सिरों को इंगित करता है, A और C। ठीक है, चलिए आगे। और B अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, और B जो है अर्धवृत्त पर किसी जगह पे कोई बिंदु है। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में एंगल ABC का वैल्यू क्या होगा। एंगल ABC का वैल्यू यह हमेशा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण जो होता है वह समकोण होता है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण क्या होता है समकोण होता है। दूसरी चीज कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण भी क्या होता है समकोण होता है। ठीक है, A और C व्यास है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त पूरा भी ले लिए, तो अगर कोई यह व्यास है तो इसके द्वारा अगर परिधि पर कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री, इसके द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बनाएंगे उसका माप कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो यह भी व्यास है, इसके द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि समकोण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है, दो जीवा है आपका AB और CD, और एक दूसरे को कहाँ पे काटा है, एक दूसरे को E पे काटा है। तो जब भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे, उस केस में क्या होता है कि एक जीवा के दोनों भाग का, यानी दो खंड में बटा है तो दोनों खंडों का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों खंडों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे इसमें देखिए एक जीवा जो AB है तो इसका एक खंड क्या है AE, तो AE गुना इसका जो दूसरा खंड है वह क्या है आपका BE है, तो AE गुना BE, यानी एक जीवा के दोनों खंड का जो गुणनफल होगा वह जो दूसरा जीवा है उसके दोनों खंड के गुणनफल के बराबर। तो इसका एक खंड है CE और दूसरा खंड क्या है DE, इसके क्या होगा बराबर होगा। बस इस बेसिस पर अपने क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में इन चारों में से किसी एक का वैल्यू पूछा जाता है। AE का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4, देखिए AE का वैल्यू कितना है 4, BE का वैल्यू कितना है 15 है। इसके अलावा CE का वैल्यू 2.5 है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, DE का वैल्यू क्या होगा, DE का वैल्यू x मान लिए। AE के जगह क्या लेंगे 4 है तो 4, BE के जगह 15 है तो 15, बराबर CE के जगह 2.5 गुना DE। ठीक है, DE का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिएगा यहाँ से पॉइंट अगर हटाते हैं तो बट्टा में कितना होगा 10, बट्टा में 10 तो इस तरफ गुना में आ जाएगा 10, क्योंकि इधर आपका पॉइंट बट्टा में है, मतलब भाग ऊपर में है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10, भाग में 10 तो इधर आएगा तो गुना में। 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, इधर वैल्यू 4 दूना 8 तिरिक 24, 24 बराबर DE, यानी कि DE का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है बड़का गुने छोटका बराबर क्या होता है बड़का गुने छोटका। जब भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे तो बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट आप बोला है AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। यहाँ पे क्या है AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC, तो एंगल ABC का मान क्या होगा। एक चीज़ जो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, जैसे कोई भी त्रिभुज अगर यहाँ पे हम लेते हैं ABC, ठीक है, त्रिभुज हम ABC ले लिए। अब अगर इसका कोई एक कोण है, मान लीजिए इस कोण का, शीर्ष कोण का द्विभाजक, द्विभाजक मतलब बराबर भाग में बांटने वाली अगर कोई रेखा है, अगर वह D पे मिलता है, इस कोण का अगर द्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा पे मिलता है, उस केस में क्या होता है कि यह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो अनुपात कोण बनाने वाली भुजा का है। तो यहाँ कोण बनाने वाली भुजा कौन है, एक तो AB है और बट्टा दूसरा कौन है AC है। तो AB बट्टा AC इसको उसी अनुपात में बांटेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे BD बट्टा DC है। BD बट्टा क्या होगा, BD बट्टा DC हो जाएगा। फिर से समझिएगा,
शीर्ष कोण का जो द्विभाजक रेखा है वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में, देखिए BD बट्टा DC उसी अनुपात में बांटा है जो अनुपात कोण बनाने वाली भुजा का यानी AB बट्टा AC के अनुपात में। मतलब इसको किस अनुपात में बांटेगा? AB बट्टा AC के अनुपात में। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, AB बट्टा AC यानी AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC इस तरीके से बटा हुआ है। इसका मतलब कि यह पक्का क्या होगा? द्विभाजक होगा। द्विभाजक होगा मतलब इधर 28 डिग्री का कोण है तो इधर भी कितने डिग्री का कोण होगा? 28। तो पूरा मिला के 56, यह पूरा कोण 56 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो यह 56 है, यह आपका 60 है। तो तीसरे कोण का माप कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यही तो होगा 56 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सोल्व करिए, 180 में से माइनस करिए, कितना होगा? 6 और 6 5, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 6 और 6 और 5 11, 116। 116 माइनस करिए, कितना वैल्यू आ जाएगा आपका? 64। तो 64 डिग्री आपका इस तीसरे कोण का माप हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो एक कोण यह वाला है, दूसरा कोण 56 डिग्री। इस तीसरे कोण का माप हम लोगों से पूछा गया था, तीसरे कोण का माप। तो 60 और 56 कितना होगा? 116। तो तीसरे कोण का माप हम 64 लेंगे, तभी तो तीनों का योग कितना होगा? तीनों का योग आपका 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।